कैलाश, अमन मंसूरी, प्रिंस सोनी, दीपक बाड़ीगर, HR यादव, सुनील, तो सभी जो विद्यार्थी है, गरिमा, तो जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइव सेशन को शेयर कीजिए। लाभचंद प्रयास जुड़ा है, महेंद्र जुड़ा है, आरती जुड़ी है, गुड मॉर्निंग। तो जो भी विद्यार्थी है अपने लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज की जो क्लास है, आज की क्लास में अंकित चौधरी जुड़ा है, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो लेगहान मुर्गी जो है विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गियों में से एक है। तो लेगहान मुर्गी की नस्ल है वो एक वर्ष में कितने अंडे देती है? तो इनके आंसर को आपको है ना कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है। कुलदीप सिंह जुड़ा है अपने से, अमित मीणा, रोकी, कृष्णा, राहुल, राजकुमारी, सभी जो विद्यार्थी है लगभग अपने लाइव सेशन में आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो कमेंट बॉक्स के अंदर आप जल्दी से है ना आंसर भी लिखिए, भेजिए। और एक बार मेरे को बताइए अपनी वीडियो क्वालिटी और वॉइस जो क्वालिटी है वो किस प्रकार की आ रही है। सोनू सैनी फागी से राधे राधे, सुरेंद्र, प्रिंस, डीपी, बजरंग सिमार, 16 में सी आंसर। चलो देखते हैं। देखिए अभी अनिल, अनु यादव, तो सभी जो है जुड़ चुके हैं। तो अब ज़्यादा समय को अपन खराब किए बिना अपने जो भी है नरेश, रितु, अनु, सुनील, राहुल, नितेश, महावीर, सभी को नमस्कार। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन अपना जो 16 था, जो लेगहान मुर्गी की नस्ल है वो एक वर्ष में कितने अंडे देती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि विश्व की सर्वाधिक अंडा देने वाली जो मुर्गियां हैं उन मुर्गियों के अंदर जो पहला स्थान आता है वो किसका आता है? आपके लेगहॉर्न का। और लेगहॉर्न मुर्गी की जो नस्ल है ये एक वर्ष के अंदर जो है ये एक वर्ष में कितने अंडे देती है? ये एक वर्ष में 240 अंडे पर ईयर देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन बात करेंगे ये प्रति वर्ष जो है 240 अंडे देती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर जो है 240 दिया हुआ नहीं है। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है 180, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 200, ऑप्शन नंबर सी है 220 और ऑप्शन नंबर जो डी है वो कितना है दोस्तों? 300। तो यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर अपन बात करेंगे। ऑप्शन के आधार पर इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल में आंसर होगा वो कितना होगा? 220 अंडे जो है ये प्रति वर्ष ये देती है। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, गुड मॉर्निंग। डी तो 300 तो नहीं आएंगे भाई कुलदीप। गरिमा 220 से 230, महेंद्र, ममता यादव, गुड मॉर्निंग। नितेश 220, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो यहाँ जो है विश्व में सर्वाधिक अंडा देने वाली जो मुर्गियां हैं उनमें जो है वो एक वर्ष में अंडा प्रोडक्शन जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 240। उसके बाद में देखो एक और चीज बताएं, व्हाइट लेगहॉर्न जो है, व्हाइट लेगहॉर्न का ओरिजिन जो पैलेस है वो है आपके इटली में। और ये मेडिटेरियन क्षेत्र की मुर्गियों में सबसे सर्वोत्तम मुर्गी की नस्ल है। तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन हमने और सॉल्यूशन किए हैं इसके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 के ऊपर, खून का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो आपका ब्लड का जो थक्का होता है वो किस विटामिन के द्वारा जो है वो जमता है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन के, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है विटामिन ए, और एक आता है दोस्तों विटामिन ई की कमी से, ठीक है। तो यहां पर जो अपन बात करते हैं विटामिन जो डी है, विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है उसका नाम है दोस्तों ऑस्टोमलेशिया। आपसे पूछा जाए विटामिन डी की कमी से, या विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सिफेरॉल, और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है? ऑस्टोमलेशिया। उसके बाद में अपन बात करते हैं विटामिन जो के होता है, विटामिन के कारण क्या होता है? आपने देखा होगा जैसे घाव होता है तो उस घाव के ऊपर जो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए जो स्कंद बनता है, जो थक्का बनता है, वो किस विटामिन के द्वारा बनाया जाता है? तो ये आपके विटामिन ए के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे विटामिन के द्वारा। उसके बाद में जो तीसरा है वो है आपका विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए का जो नाम होगा वो होगा रेटिनॉल, और इससे आपने देखा होगा मोतियाबिंद या रतौंधी रोग उत्पन्न होता है जिसमें आंखों में ब्लाइंडनेस उत्पन्न हो जाती है, रात को दिखाई देना बंद हो जाता है। उसके बाद में देखिएगा एक आता है विटामिन ई। विटामिन ई का जो नाम है टैकेपैरोल, और ये बांझपन के लिए उत्तरदायी होता है। यदि विटामिन ई की कमी होती है तो मोस्टली जो बांझपन है वो हो जाता है। एक बार वापस देखते हैं, विटामिन जो डी है कैल्सिफेरॉल, ऑस्टोमलेशियस की कमी से होता है। ये आपका विटामिन जो के है फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का
बनना इसका कार्य है मोस्टली। विटामिन ए का नाम है दोस्तों रेटिनॉल, और रेटिनॉल की कमी से पौधों के ये जो मानव है, मानव के अंदर जैसे मोतियाबिंद, रतौंधी, या जिसे अपन बोल सकते हैं ब्लाइंडनेस जिसको कह सकते हैं। एक आता है दोस्तों विटामिन डी। तो विटामिन डी की जो है कमी से, इसका नाम है टैकेपैरोल, और इसकी कमी से जो है वो बांझपन उत्पन्न होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसकी कमी से बांझपन रोग उत्पन्न होता है। तो अपने लगभग है ना 60 से अधिक स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल नाइट ब्लाइंड महेश, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसमें क्या होता है, रात के समय है ना दिखाई नहीं देता। लगभग 70 स्टूडेंट्स जो है अपने लाइव सेशन से जुड़ चुके हैं। तो एक बार जिन दोस्तों ने इसको अभी शेयर नहीं किया, मेरी अपील है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो क्लास है काफ़ी स्टूडेंट तक जा सके। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो 17 है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो जिन लोगों ने इसका बी आंसर चुना है, उनका ये क्या है, बिल्कुल 100% जो है वो सही आंसर है। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी नॉलेजेबल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, 18 है सॉरी, ग्रास टेटनी बीमारी गायों में किसकी कमी से होता है? कमेंट बॉक्स के अंदर जो है अच्छा रॉकी सर एक गाली निकालो, चलो बाद में ऑफलाइन क्लासों में बात करेंगे। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा आपके पास मेरी कोई बात पहुंची हो तो। सुनीता डी, करसन सी, महेश डी, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ अपन बात करेंगे ग्रास टेटनी बीमारी गायों में किसकी कमी से होती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, एक बार जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। जो है पहला ऑप्शन है आपका मैग्नीज, ऑप्शन नंबर 2 है आपका कॉपर, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों आपका कैल्शियम, और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है आपका मैग्नीशियम। तो जो सभी जो स्टूडेंट्स हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर अपना जो 18 है कि गायों के अंदर जो ग्रास टेटनी डिजीज होती है, ये ग्रास टेटनी डिजीज किस एलिमेंट्स की कमी होती है? तो आप एक बार है ना, काफ़ी जो लोग हैं 18 में कॉपर, राहुल, ओम प्रकाश जो है 65 में डी, सुरेंद्र 4 mg की कमी, गुंजन शर्मा सी। चलो आपका जो काफ़ी मैग्नीशियम, लाभचंद परियार जी मैग्नीशियम, बाबूलाल ए, सुनील डी। चलो देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ग्रास टेटनी बीमारी है ये गायों में किसकी कमी से होती है। तो एक्चुअल के अंदर जिस वनस्पति में मैग्नीशियम की कमी होती है, तो जो वनस्पति है उस वनस्पति के अंदर यदि मैग्नीशियम की कमी होती है, तो मैग्नीशियम के अभाव वाली वनस्पति को पशु के द्वारा ग्रासिंग किया जाता है। ग्रासिंग का मतलब क्या होता है? चरना। यदि ग्रासिंग की जाती है तो ग्रासिंग के बाद में देखा होगा, क्योंकि इस वनस्पति में मैग्नीशियम का अभाव था और मैग्नीशियम के अभाव वाली वनस्पति को पशु ने ग्रासिंग किया, तो उनकी बॉडी के अंदर किसकी कमी होती है? मैग्नीशियम की कमी होती है। तो मैग्नीशियम की कमी होने के कारण उनके अंदर एक डिजीज उत्पन्न होती है, जिस डिजीज का नाम क्या है दोस्तों? ग्रास टेटनी। और ये काफी बार है ना आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। बिल्कुल आपने सभी ने, बजरंग लाल जो है 18 में डी, गरिमा जो है 18 में डी है, पिंकी यादव डी है, रॉकी 33। चलो देखते हैं। थर्ड कैल्शियम नहीं है भाई। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर जो अपना 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर और जो स्टूडेंट जेट के स्टूडेंट हैं जो अपनी क्लास ले रहे हैं, मेरे एक रिक्वेस्ट है उनसे कि आप जो है अपनी नोटबुक और पेन रखो, और जो भी आपको टेक्निकल क्वेश्चन लगे या आपके नोट्स के अंदर वो नहीं है तो एक बार उसको नोटेट करिएगा या इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। अब यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में अपन बात करेंगे। पशुओं में पाइका कायिक विकार किसकी कमी से होता है? तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो पाइका होता है, ये पाइका डिजीज मोस्टली किस एलिमेंट्स की कमी से होता है? गुड मॉर्निंग सरोज। तो यहां पर देखो पहला जो है कैल्शियम की कमी से, दूसरा है आपका फास्फोरस की कमी से, एक है आपका फेरस की कमी से, और एक है दोस्तों आपके आयोडीन की कमी से। तो कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से आप डालिए जो पाइका डिजीज होती है, पाइका डिजीज मोस्टली किस एलिमेंट्स की कमी से होती है। तो काफी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अपने अपने मत दिए हैं, काफी ज्यादातर पवन, नैनावत, कृष्ण, रॉकी, परिहार, सबने जो है रॉयल, भवेश, गरिमा, 19 में बी आपने ऑप्शन चुना है।
अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रियल में इसका जो आंसर है, जो पाइका डिजीज होती है वो किसकी कमी से होती है, फास्फोरस की कमी से। और अपन बात करेंगे कि इसके जो सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, कैसे पता चला कि अपना जो पशु है, अपने पशु के अंदर जो है वो पाइका डिजीज हो चुकी है या इसकी बॉडी के अंदर फास्फोरस एलिमेंट्स की कमी है। तो अपन देखते हैं, आपने देखा होगा जो पशु है, पशु क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कागज है, पॉलीथीन है, लकड़ी है आदि को खाना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो वहां पर अपने को समझ जाना चाहिए कि पशु की बॉडी में फास्फोरस एलिमेंट्स की कमी है और ये पाइका डिजीज से क्या है, ग्रसित है। तो यहां पर जो है ये किसकी कमी से होता है, फास्फोरस की कमी से। 19 के अंदर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने किया है, वो बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट की अपन बात करेंगे। कोबाल्ट किस विटामिन का आंतरिक भाग है? तो जो कोबाल्ट है वो किस विटामिन का आंतरिक भाग है? दोस्तों विटामिन जैसे बायोटिन, एक है विटामिन B12, एक है विटामिन डी और एक है दोस्तों विटामिन सी। तो जो कोबाल्ट होता है, ये कोबाल्ट एक्चुअल में किसका भाग है? तो यहां पर जो है कोबाल्ट है, कोबाल्ट के बारे में अपन देखते हैं। तो कोबाल्ट जैसे बायोटीन है आपका, उसके बाद में B12 जिसको अपन साइनोकोबालमीन कह सकते हैं, साइनोकोबालमीन, विटामिन B12 का जो नाम है साइनोकोबालमीन, और ये जो है आपका कैल्सीफेरॉल, ये आपका कैल्सीफेरॉल है। और उसके बाद में एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जो है वो, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो क्या है आपका, एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहां पर देखो जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट आपका जो विटामिन जो B12 है, साइनोकोबालमीन है, ये इसका अवयव है। इसीलिए इसका जो एक्चुअल में 20 के अंदर बिल्कुल आपने बी ऑप्शन यदि चुना है, सीमा सी तो एक्चुअल में गलत है, सीमा निठारवाल बी बिल्कुल। तो साइनोकोबालमीन है, ये क्या है, इसका एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यहां पर कोबाल्ट किस विटामिन का आंतरिक अंग है? तो उसका आंसर होगा साइनोकोबालमीन, विटामिन B12। नेक्स्ट देखिएगा 21 जो क्वेश्चन है, 21 के ऊपर बात करेंगे। पशुओं के शरीर में आयरन की अधिकतम मात्रा कहां पाई जाती है? कि जो अपना पशु है, पशु की बॉडी में आयरन की अधिकतम मात्रा जो होती है वो कहां पर पाई जाती है? तो कमेंट बॉक्स के अंदर धर्मेंद्र जुड़ा है, गुड मॉर्निंग। पूनम सैनी ने बी आंसर दिया, सुशीला बी, सीताराम ए, मोहन एग्रीकल्चर बी, कृष्ण बी, सीताराम यादव खेड़ा चलो बी। तो यहाँ सुमित सोरान ने बी आंसर दिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, ये है अपना कि जो पशु होता है, पशु के अंदर जो फेरस होता है, फेरस का सर्वाधिक मात्रा किस ऑर्गन्स में पाई जाती है? तो ये देखो ऑप्शन नंबर 1 है मस्तिष्क व फेफड़ों में, ऑप्शन नंबर 2 है हृदय व हड्डियों में, ऑप्शन नंबर सी है खून या प्लीहा में, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, गुद्दा व हड्डी में। तो सर्वाधिक जो फेरस की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक फेरस की मात्रा कहां पर होती है? तो यहां पर आपने देखा होगा, जैसे अपन है ना, अपन जैसे खली की खाद्य के अंदर बात करते हैं, रक्त का जो पाउडर होता है, तो उसके अंदर एक्चुअल के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड में सर्वाधिक जो मात्रा होती है वो किसकी होती है, फेरस की। या कई बार आपने देखा होगा अपनी बॉडी के अंदर यदि ब्लड की कमी होती है तो डॉक्टर अपने को आयरन की टैबलेट्स लेने की सलाह देता है, क्योंकि जो आयरन होता है, आयरन क्या करता है, आपके हीमोग्लोबिन की मात्रा को ये क्या करता है, प्रभावित करता है, इसको बनाने में सहायक होता है। तो यहां पर अपन बात करेंगे पशुओं के शरीर में आयरन की अधिकतम जो मात्रा होती है दोस्तों वो कहां होती है, आपके खून व प्लीहा के अंदर। इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 21 है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर अपन बात करेंगे, बिना दूध देने वाले भेड़ के गर्भधारण के शुरुआत के 15 सप्ताह तक कितनी वृद्धि प्रतिदिन होती है? तो यहां पर देखिए बहुत गजब का क्वेश्चन है ये, कि बिना दूध देने वाली जो भेड़ है, बिना दूध देने वाली भेड़ के गर्भाधान के शुरुआत के 15 सप्ताह तक कितनी वृद्धि प्रतिदिन होती है? तो यहां पर अपन बात करेंगे कि जो गर्भित अवस्था है भेड़ की, उस गर्भी अवस्था के अंदर जब पशु का गर्भधारण है 15 सप्ताह तक हो जाता है, तो पर डे के हिसाब से उसके अंदर जो वेट जो इंक्रीमेंट होता है वो कितना होता है? बनवारी लाल सी जो है, BL बाड़ीगर, शंकलाल जाट सी। चलो नए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उषा सागौन अपने से जुड़ी है, महेंद्र अपने से जुड़ा है,
सुशीला जुड़ी है, मनीष कुमार जुड़ा है, आशीष जुड़ा है अपने से। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 22 है, 22 का जो एक्चुअल आंसर है कि जो आपकी बिना दूध देने वाली भेड़ की नस्ल है और वो 15 सप्ताह से क्या है, गर्भित है, उस अवस्था में प्रतिदिन उसके अंदर कितने वेट के अंदर इंक्रीमेंट होता है, तो उसका आंसर आप दीजिए। यहाँ पर पहला है 50 ग्राम पर डे, कि एक दिन में 50 ग्राम उसका वेट बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 2 है आपका 100 ग्राम पर डे। उसके बाद में अपन बात करेंगे, मनीष चौधरी नागौर से जुड़ा है, दीपक बागड़ा अपने से जुड़ा है, सभी को धन्यवाद। तो यहां पर देखिए 100 ग्राम पर डे, और एक होता है 150 ग्राम पर डे, और एक है दोस्तों आपका 200 ग्राम पर डे। तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार इसका सही जवाब लिख के भेजिए कि जो गर्भित भेड़ है उसमें प्रतिदिन कितना वेट का इंक्रीमेंट होता है, उसके पर डे कितना वजन बढ़ता है। तो हनुमान साहब जुड़ा है, गुड मॉर्निंग। रॉयल भावेश, पिंकी पीहू जुड़ी है, सभी को नमस्कार। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 22 है, कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से एक बार इसका आंसर 150 ग्राम, कुछ लोग बी का मतलब 100 ग्राम। राहुल जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी एक बार है ना आप आंसर दीजिए, गुड मॉर्निंग। तो यहां पर देखो मैं बता देता हूं, काफी स्टूडेंट्स ने इसका हालांकि जवाब देने का प्रयास किया है। अर्चना अपने से जुड़ी है, सोनू सैनी फागी से जुड़ा है, सी। तो एक्चुअल के अंदर मैं बताना चाहूंगा इसका जो सही जवाब है वो क्या है दोस्तों, 50 ग्राम पर डे। तो यहां पर अपन बात करेंगे गर्भित वे भेड़ जो दूध नहीं देती और गर्भ अवस्था में 15 सप्ताह तक उसका जो वेट बढ़ता है वो 50 ग्राम पर डे के हिसाब से बढ़ता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 जो था उसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। जिन दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए चुना है उन सभी का क्या है, सही आंसर है। अब यहां पर देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जो अंडा देने वाली मुर्गी है, अंडा देने वाली मुर्गियों में कंक्रीट जो होती है, सेल ग्रिट होती है, कौन सा तत्व की आपूर्ति करती है। तो अंडे देने वाली मुर्गी के अंदर जो अपन कंक्रीट डालते हैं वो कंक्रीट एक्चुअल के अंदर जो है, बहुत बहुत धन्यवाद नितेश, आपकी जो विचार है बहुत अच्छे लगे। तो यहां पर देखो जो क्वेश्चन नंबर जो 23 है, अंडे देने वाली मुर्गियों को कंक्रीट जो है सेल ग्रिट अपन डालते हैं, वो मोस्टली किस एलिमेंट्स की पूर्ति करती है। तो यहां पर देखो पहला जो है फास्फोरस, एक है आपका पोटास, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है सोडियम, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या कह रहा है दोस्तों, कैल्शियम। तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, इसका सही जवाब लिख के भेजिएगा कि अपन जो मुर्गियों के अंदर जो आपने देखा होगा संगमरमर की टुकड़े डालते हैं, चूने के टुकड़े डालते हैं। तो संगमरमर के टुकड़े इसलिए डाले जाते हैं कि उसकी जो पाचन क्रिया है वो और मजबूत हो सके, और एक्चुअल के अंदर जो अपन कैल्शियम चूना जो है, चूना उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। तो एक्चुअल में जो ग्रिट डालते हैं वो मोस्टली किसकी आपूर्ति के लिए डालते हैं, वो कैल्शियम की आपूर्ति के लिए अपन डालते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो मुर्गी का जो अंडा है, उस अंडे का जो बाह्य कवच होता है, ये कवच जो है वो मोस्टली किसका बना होता है, CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो मुर्गी की बॉडी के अंदर कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अपन मुर्गीशाला के अंदर उसके घर के अंदर चूने के टुकड़े या अपन ग्रिट डालते हैं, जिससे कि जो अपनी पक्षी है अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम की आपूर्ति को आसानी से कर सके। बिल्कुल आपने काफी है, बिल्कुल बिल्कुल एजुकेशन एक वो दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा, बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। तो यहां पर देखो जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 23 है, इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या है आपका, वो है आपका कैल्शियम। बहुत अच्छा, मतलब ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से कई बार पूछ लिया जाता है। तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए जो अपना पक्षीशाला है, कुक्कुटशाला है, उसके अंदर अपन ग्रिट डालते हैं, संगमरमर के टुकड़े डालते हैं, चूने के टुकड़े उसके अंदर डाले जाते हैं। तो जो है बिल्कुल कैल्शियम की पूर्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अपना जो नेक्स्ट है वो है आपका दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आपने देखा होगा दूध का कंपोजिशन आपने पढ़ा, तो दूध के कंपोजिशन के अंदर कि दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है, प्रोटीन किस रूप में होगा,
उसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं, जैसे एक होता है पाइस के रूप में, एक होता है इमल्सन के रूप में, तो वो सभी चीजें है ना, यहाँ पर अपने को मोस्टली किसका निकालना है, अपने को निकालना है कि दूध में जो वसा होती है ये वसा किस रूप में पाई जाती है। तो दोस्तों वसा जो है कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। दूध के अंदर वसा किस रूप में पाई जाती है? सुनीता ए, राहुल ने ए, कोमल शर्मा ने ए, लाभचंद प्रियहार, पिंकू पीहू, सरोज मैला, अनु बनवारी, गुंजन, मंजू सिमा, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो यहाँ दूध के अंदर जो वसा होती है वो वसा जो है वो किस रूप में पाई जाती है? तो वो दोस्तों किस रूप में पाई जाती है? इमल्सन के रूप में। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जल्दी से जल्दी आप है आंसर लिख के भेजिएगा कि जो दूध होता है इस दूध के अंदर पाई जाने वाली वसा गोलिकाएं होती है, इन वसा गोलिकाओं का जो आकार है वो कितना होता है? तो एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए, दूध में पाई जाने वाली वसा गोलिकाओं का जो आकार है वो आकार कितना होता है? तो दूध में पाई जाने वाली वसा गोलिका का आकार आपको बताना है। जब तक अपन है ना नए क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है एक अपना जो तारतम्य होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से बना रहता है। और एक्चुअल के अंदर जैसे आपके अंदर से जो है वो मैं चाहता हूं क्या आउटपुट रहता है उस क्वेश्चन का। दीपक बाड़ीगर जुड़ा है अपने से और आपने आंसर दिया है ए, बिल्कुल इमल्सन, सही कह रहे हो आप। तो यहां जो है कि दूध के अंदर जो वसा होती है वो किस रूप में पाई जाती है? इमल्सन के रूप में। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब है आपके इमल्सन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है, ये आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे आपके जो अपनी गाय है, गाय के दूध में जो वसा गोलिकाएं होती है उन वसा गोलिकाओं का जो आकार होता है वो कितना होता है? जैसे आपका पहला है 2 से 4 म्यू, 2 से 4 म्यू है, एक है आपका 4 से 6 mm है, एक आपका है जिससे आपका 8 से 10 mm है, और एक कौन सा है आपका 10 से 12 mm है। ये m है, सॉरी इसका m का अर्थ क्या होगा? म्यू होता है। तो एक्चुअल के अंदर महेंद्र 0.4, सुभाष, सभी ने, पवन, नैनावत 25 है। यार 25 तो ऑप्शन में नहीं है भाई, 25 में, अच्छा 25 में ए ऑप्शन चुना है आपने। राकेश मीणा डी, संजय मीणा गुड मॉर्निंग। उसके बाद में काफी लोगों ने वेरिएशन भरा आंसर लिखा है, यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने ए आंसर चुना है, राकेश मीणा ए। तो यहाँ पर जो है अनु है, गुंजन शर्मा है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो गाय के दूध में वसा कणों का जो आकार होता है वो कितना होगा दोस्तों आपका? जिन लोगों ने डी ऑप्शन को चुना है उन सभी का ये जो है ये सही आंसर है। तो गाय की जो वसा गोलिकाएं हैं उन वसा गोलिकाओं का जो आकार है वो कितना है? 10 से 12 mm। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 26 है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके नॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो कई बार आपने देखा होगा, जैसे ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है, दूध को रोक कर रखना, छड़ाना, होल्डिंग अप के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों यहां पर मैं आपको 2-3 चीज बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि कई बार पशु जो है वो अपनी मेंटेलिटी को चेंज करता है, और मेंटेलिटी को चेंज करने के बाद में जो दूध है उसको क्या कर लेता है? होल्डिंग अप कर लेता है। और दूध है ना, पशु पाउसने के बाद दूध उसकी बॉडी से बाहर नहीं आता, थन से बाहर नहीं आता। तो उसके लिए उत्तरदायी जो आपका हार्मोन है वो कौन सा है? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर आप है एक बार जवाब लिख के भेजिएगा। होल्डिंग अप के लिए उत्तरदायी जो आपका हार्मोन है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका जो 26 है कम जो है कैलाश चंद ने ए दिया है, आकाश मुंडोतिया ए, राहुल अमित मीणा ए, सुनीता जेम्स चौधरी। चलो नेक्स्ट 26 के अंदर आइए। दूध को रोक कर रखना, छड़ाना, होल्डिंग अप किस हार्मोन से उत्तरदायी होता है? ये कौन सा हार्मोन इसके लिए वो होता है? तो सभी ने जो है बिल्कुल इसका सही जवाब दिया है। अब यहां पर देखो एक है आपका एंड्रेलिन, और एक आता है आपका ऑक्सीटॉक्सिन, एक है थायरॉक्सिन, और एक आता है ल्यूटिनाइजिंग। तो यहां पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर जो अपना एंड्रेलिन हार्मोन है, एंड्रेलिन हार्मोन क्या करता है? होल्डिंग अप के लिए ये उत्तरदायी होता है। आपने देखा होगा कि जैसे कई बार क्या होता है कि पशु जो है, पशु की जो पीनियल ग्लैंड्स होती है, पीनियल ग्लैंड्स के अंदर जो एंड्रेलिन हार्मोन है इसके ऊपर क्या करता है? वो नियंत्रित करता है, जिससे पशु क्या है? दूध उतारना बिल्कुल क्या कर देता है? बंद कर देता है। उसी प्रकार देखो ऑक्सीटॉक्सिन के बारे में आपसे पूछा जाए तो दूध पशु को पवसाने के लिए, पवसाने या दूध उतारने के लिए
दूध उतारने के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन है वो कौन सा है, वो है आपका ऑक्सीटॉक्सिन। तो एंड्रेलिन तो क्या हो गया, दूध छड़ाने के लिए, होल्डिंग अप के लिए। एक होता है दूध को पहुंचाने के लिए या दूध उतारने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन, और एक आता है दोस्तों दूध बनाने में, दूध बनाने में काम में लिया जाने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है। तो दूध बनाने के अंदर जो काम में लिया जाने वाला हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन। दूध बनाने में काम में लिया जाने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है दोस्तों, प्रोलैक्टिन। तो आपको तीनों हार्मोन्स जो है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो लेट डाउन के लिए ऑक्सीटॉक्सिन, गरिमा कह रही है लेट डाउन के लिए ऑक्सीटॉक्सिन। तो यहां पर देखो अपन बात करते हैं, तो उसको जो है कि जो है दूध को छड़ाने के लिए आपके एंड्रेलिन और दूध को उतारने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन, और एक आता है दूध बनाने के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है वो कौन सा है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था। उसके बाद में देखो 27 के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। ये आपका लेट डाउन वाला क्वेश्चन आ गया, अभी जो गरिमा कह रही थी कि दूध उतारने के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन है वो कौन सा है, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले से डिस्कस करके बताया। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 है, दूध उतारने के लिए, पहुंचाने के लिए, लेट डाउन के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है वो कौन सा है आपका, ऑक्सीटॉक्सिन। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो 1 है वो क्या है आपका, सही जवाब है। 28 के ऊपर आइए। 100 केजी वजन वाली बकरी के लिए कितने केजी पानी की आवश्यकता होती है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि जिस बकरी का वजन आपके 100 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम वजन वाली जो बकरी है उस बकरी के लिए पर डे कितने पानी की आवश्यकता होगी। 100 केजी वेट वाली बकरी की नस्ल के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी। तो सभी से मैं आंसर जानना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, क्वेश्चन नंबर जो 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसके ऊपर आइए कि जिस बकरी का जो वेट है 100 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम वाली बकरी की नस्ल के लिए एक दिन में कितने पानी की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 1 है 1 से 2 केजी, ऑप्शन नंबर बी है 2.5 से 3.5 केजी, ऑप्शन नंबर सी है आपके 4 से 5 किलोग्राम, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वो है 6 से 7 किलोग्राम। तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 28 राहुल कह रहा है सी, विशाल सी, कृष्ण कुमार जो है हड़ौता सी, पवन नेनावत बी, प्रियंका ए, विशाल सी, जेम्स रितु बी। तो आप जो है तेज जहांगीर जो है बी, पूजा कनवाड़िया 18 में सी, दीपक बाड़ीगर बी। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर अपना जो है वो आंसर दीजिए कि जिस बकरी की नस्ल का जो वजन है वो 100 किलोग्राम होता है, तो 100 किलोग्राम बकरी की नस्ल के जो है वो एक दिन में कितने पानी की आवश्यकता होती है। तो यहां पर जो है देखो ये क्रूशियल क्वेश्चन है, इसमें कंपटीशन आपके देखो पहला और जो आपका चौथा ऑप्शन है ये तो आपके कंपटीशन में नहीं है, इसलिए इनको तो अपन क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें आपने देखा होगा 3 से 4 कई जगह लिखा हुआ रहता है, और यहां पर देखो 4 से 5 किलोग्राम दिया हुआ है। तो यहां पर देखो इसका जो वेट होता है, बकरी का सामान्य जो वजन होता है आपने देखा होगा 60 से 70 किलोग्राम होता है, लेकिन यहां पर बकरी की नस्ल का जो वेट है वो क्या है, वो 100 किलोग्राम तक दे रखा है। इसलिए इसका जो एक्चुअल में आंसर जो होगा वो कितना होगा कि 100 किलोग्राम वजन वाली बकरी के लिए एक दिन में 4 से 5 लीटर उसको पानी पिलाना क्या होता है, जरूरी होता है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने अपने लाइव सेशन को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो सभी स्टूडेंट्स जो है अपने लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आज की जो क्लास है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक जा सके। और आज की क्लास में देखो मैं बताऊं बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ अपने लाइव सेशन से जुड़े हैं, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। आपने जो है कमेंट बॉक्स के अंदर बिल्कुल बराबर जो आपने है बराबर रेस्पॉन्स दिया है। गगन पवार कह रहे हैं सर आप प्लीज टेलीग्राम बनाओ सर जी प्लीज। तो देखते हैं, मैं 1-2 दिन में प्रयास करूंगा। बाकी मेरे कांटेक्ट नंबर जो है
उन पे जो भी कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं एक बार मेरी अपील करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स जो है व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम में ज़्यादा एक्चुअल में मैं अभी चला नहीं पाया या मैंने ये चैनल बनाया नहीं है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हैं जैसे एग्रीकल्चर एजुकेशन से रिलेटेड या कृषि पर्यवेक्षक से, जेड से, आईसीआर से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है, कोई भी आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 9694343442 जो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है मेरे को आपका जो क्वेश्चंस है या कोई टॉपिक है या आपको वो समझ में नहीं आ रहा, तो जो भी आप एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे, ये लेना चाहोगे, वो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए तैयार करूंगा। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर जो भी आपकी प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की मैटर से रिलेटेड, और मैं आपको जल्दी एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं कि कृषि पर्यवेक्षक से पहले मात्र लगभग 30 से 40 डेज के अंदर अपनी जो है एक नई बुक रिलीज कर रहे हैं, जो कृषि पर्यवेक्षक के अंदर जो आपको एक कलेक्शन चाहिए। कई बार क्या है, स्टूडेंट जैसे बहुत सारी किताबों को है ना वो पढ़ते हैं, तो मैं एक्चुअल में ऐसा प्रयास कर रहा हूं, अभी लॉकडाउन का समय है, थोड़ा फ्री है, तो इसी फ्री टाइम के अंदर आपके लिए एक नई बुक का है वो मैं निर्माण कर रहा हूं, ताकि आने वाले समय में आपको ज्यादा किताब ना पढ़कर एक ही किताब के अंदर आपका सिलेक्शन होने की संभावना क्या हो, ज्यादा हो। तो फिर भी है ना, जो भी स्टूडेंट्स जो है जो भी इंफॉर्मेशन चाहता है मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हो। गरिमा, हाँ सर टेलीग्राम प्लीज, चलो मैं करता हूं जल्दी, क्विज डालो सर टेलीग्राम पे, जल्दी ही मैं प्रयास करूंगा। तो एक बार जो है 91 स्टूडेंट्स जो है अपनी लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं, एक बार इसको शेयर कर दो ताकि एक बार अपना 100+ जो है अपने लाइव सेशन के अंदर जा सके। चलो गणेश चौधरी बुक के लिए एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन। चलो महेश चौधरी जी नागौर से है, मैं आपकी बातों से बहुत खुश हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो आपने जो शायरी लिखी है वो बहुत लाजवाब है, लेकिन यहाँ पर मेरी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पर एजुकेशन प्रणाली की अपन बात करेंगे, बाकी मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, समझ सकता हूँ। तो आप जो है अभी अपने लाइव सेशन से जुड़ते हुए क्वेश्चन सीरीज का आप आनंद लीजिए। बाकी आप नॉलेजेबल पर्सन हो क्योंकि आपके जो शब्दकोश है बहुत लाजवाब है। अब यहाँ पर देखिए, जो अपन जो कह रहे थे क्वेश्चन नंबर अपना 28 था, 100 kg वजन वाली बकरी के लिए अपन एक दिन में कितना पानी उसको पिलाते हैं, तो वो है 4 से 5 किलोग्राम। अब यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका है 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, वो है भेड़ों को प्रतिदिन कितने शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है, कि जो भेड़ पशु है, भेड़ पशु को पर डे कितने शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो अपन यहां पर अपन बात करते हैं, जैसे जो भेड़ है, भेड़ के लिए 1 से 2 किलोग्राम, बी है 2.5 से 3 किलोग्राम, सी है 3 से 3.5 किलोग्राम, और एक है दोस्तों आपके 3.5 किलोग्राम। तो ये बहुत क्रूशियल है, इसमें जो ऑप्शन है बहुत ज्यादा नजदीक है। तो इसमें देखते हैं, देखिए आप लोगों का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसके ये 29 है, उसमें सही जवाब लिख के भेजिएगा। मनीष सौकरिया ए, BL बी, रितु बी, राजेश बी, गरिमा, चलो कोई नहीं, राहुल है 19 में डी, धर्मेंद्र सर जेट की क्लास कब से है। तो एक्चुअल के अंदर ये जो नॉलेज है ये जेट, सुपरवाइजर और आईसीआर तीनों के लिए है, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें। बाकी फिर भी जैसे अभी 12 से 1 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, नितेश भी। तो यहाँ पर एक्चुअल के अंदर क्वेश्चन नंबर 29 था, इसका सही जवाब क्या है, 2.5 से 3 किलोग्राम उसको शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो भेड़ को प्रतिदिन कितने शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है, 2.5 से 3 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। बछड़ों को जो अपन है ना, जो बछड़े हैं, बछड़ों को फेटल सेप्टिमिया जो होता है रोग से बचाने के लिए क्या खिलाना चाहिए। बछड़ों को फेटल सेप्टिमिया रोग से बचाने के लिए क्या खिलाना चाहिए। तो पहला है पूर्ण दूध, दूसरा है स्किम दूध, एक है बटर दूध, और एक आता है आपका कोलोस्ट्रम। तो बछड़ों को फेटल जो सेप्टिमिया जो है उस रोग से बचाने के लिए अपन क्या पिलाते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 30, पहला है पूर्ण दूध, एक है स्किम दूध, एक है बटर दूध, और एक है कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम को एक्चुअल में अपन क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम जो होता है, कोलोस्ट्रम को अपन खीस बोलते हैं।
तो यहाँ पर जो आपका फेटल जो सेप्टिसिमिया होता है उससे बचाने के लिए जो बछड़े हैं उनको खीस पिलाया जाता है। और एक और चीज आपने देखा होगा, जो बछड़ा होता है उस बछड़े को खीस पिलाने से उसमें आजीवन रोगों के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। साथ ही क्या होता है, उनको विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिलती है, आंखों की रोशनी भी लंबे समय तक बनी रहती है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2012 की जो एग्जाम थी उसके अंदर आपसे ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नॉलेजेबल है। सभी स्टूडेंट्स जो है एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत गजब का क्वेश्चन है। और आपको यदि 2014-15 का कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम यदि आपको याद हो तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है हूबहू उस एग्जाम के अंदर पूछा गया था और आज इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां पर देखिएगा, जैसे एक किसान 1 हेक्टेयर में आम का बगीचा पंचकोणीय विधि से लगाना चाहता है। सभी जो स्टूडेंट्स हैं इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा। एक किसान 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आम का बगीचा लगाना चाहता है और विधि है पंचकोणीय, और प्लांट टू प्लांट का जो डिस्टेंस है वो दोस्तों वो कितना है, 8 × 8 मीटर। तो प्लांट टू प्लांट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 × 8 मीटर। तो मुख्य पौधों की कुल संख्या, मुख्य पौधे व कुल पौधों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो यहां पर जो है बिल्कुल ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 1 है 277, ऑप्शन नंबर बी है 256, ऑप्शन नंबर सी है 156 और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 246। तो हालांकि आपको हो सकता है इसका आंसर 31 में, जैसे काफी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया कि वो है आपका, जैसे इसमें है ना 277 किसी ने कहा, किसी ने सी ऑप्शन चुना है। तो यहां पर मुख्य पौधों की कुल संख्या अपने को बतानी है। तो मुख्य पौधे तो कितने हैं और आपके पूरक पौधे कितने हैं और कुल पौधे कितने हैं, तीनों का अपन आंसर निकालते हैं। देखो एक इसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ द प्लांट बराबर एरिया। तो 1 हेक्टेयर है तो 1 हेक्टेयर में वर्ग मीटर कितना होगा दोस्तों, 10,000, और प्लांटिंग डिस्टेंस कितना है आपका, 8 × 8। तो अपन है ना मुख्य पौधों की संख्या को ज्ञात करने के लिए वर्गाकार स्क्वायर जो मेथड का जो होता है उस मेथड से अपन उसके है ना पौधों की संख्या को ज्ञात करते हैं। तो यहां पर नंबर्स ऑफ प्लांट 1 हेक्टेयर में वर्ग मीटर 10,000 बटेवा 8 × 8। तो यहां पर वर्गाकार पौधों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 156। तो ये तो क्या है आपके मुख्य पौधे, ये क्या है आपके मुख्य पौधे। अब अपने को यह देखना होता है, आपने देखा होगा कि वर्गाकार पौधों के या वर्गाकार विधि की अपेक्षा जो पंचकोणीय विधि होती है, पूरक विधि होती है, इस पूरक विधि के अंदर एक्चुअल के अंदर जो पौधों की संख्या होती है वो लगभग 81 गुना क्या रहती है, अधिक रहती है। जैसे आपने देखा होगा, आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जैसे कुछ बुक्स में 50%, कुछ बुक्स में से 81%, कुछ बुक्स में से लगभग 2 गुने। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 100 पौधों के ऊपर लगभग 81%। तो 81% को क्या करता है, वो 2 गुने। जैसे अपन बात करते हैं कैसे आया, जैसे आपने वर्गाकार विधि में आपने देखा होगा, जैसे ऐसे 10 पौधे होते हैं तो यहां जैसे ये 4 पौधे हैं, 4 पौधों के बीच में पूरक विधि में 1 पौधा लगाया जाता है। तो यहां पर ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल मिला के यहां पर जो है, यहां पर जैसे ये 10 पौधे हो गए, ये कितने हो गए आपके 20 पौधे। तो 20 पौधों के ऊपर कितने पूरक पौधे लगे, 9 पूरक पौधे यहां पर लगे। तो इस हिसाब से अपन है ना, ये से डायग्राम से यदि आप निकालोगे तो एक्चुअल के अंदर पूरक विधि की ये पंचकोण ये वर्गाकार विधि की अपेक्षा इसमें लगभग जो है 81% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। अब यहां पर देखिए जो पूरक पौधों की संख्या अपने को निकालनी है पूरक पौधों में, तो देखो आप 81/100 मल्टीप्लाई क्या होता है, 156। तो यहां पर पूरक पौधों की जो संख्या है वो कितनी आती है, 156। तो ये देखो आपके 156 तो क्या है, 156 तो मुख्य पौधे हैं, प्लस 126 क्या है आपके पूरक पौधे हैं। तो कुल पौधों की संख्या जो है वो कितनी होगी आपके 282। तो यहां पर आपने देखा होगा कि एक किसान 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आम का बगीचा पंचकोणीय विधि से लगाना चाहता है। यदि आम के पौधों की दूरी 8 × 8 मीटर रही तो मुख्य पौधों की संख्या व कुल पौधों की संख्या, ये कुल पौधों की संख्या सॉरी यहां पर कुल पौधों की संख्या अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इस मुख्य को अभी भूल जाइए। तो यहां पर कुल पौधों की संख्या जो है वो कितनी आएगी, तो यहां पर देखो मुख्य पौधे कितने हो गए आपके 156,
पूरक पौधे कितने हो गए आपके 126 और कुल पौधे कितने हो गए दोस्तों 282। तो यहां पर अपन बात करेंगे 282 को अपन कह सकते हैं 277 के लगभग पौधे है ना इस विधि के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल आपने सभी ने सही जवाब दिया है। तो यहां पर एक किसान यदि इस मेथड से पंचकोणीय विधि से बगीचा लगाना चाहता है तो वहां पर कुल पौधों की संख्या होगी 277। कृषि पर्यवेक्षक की एग्जाम के अंदर ये आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है सभी ने। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपन बात करेंगे पाइन एप्पल निम्न में से किसकी वैरायटी है। तो दोस्तों पाइन एप्पल क्या होता है, अनानास को अपन क्या बोलते हैं पाइन एप्पल, लेकिन यहां पर अपने को बताना है पाइन एप्पल निम्न में से किसकी किस्म है। तो पाइन एप्पल जो है ये किसकी किस्म है, अनानास की, केले की, एक है ऑरेंज की और एक आता है स्वीट ऑरेंज। तो स्वीट ऑरेंज जो होता है वो आपने देखा होगा जिसे अपन बात करते हैं जो संतरा होता है, संतरे की क्या है ये वैरायटी। हालांकि ये भी ऑरेंज है लेकिन जो स्वीट ऑरेंज है इसका एक्चुअल के अंदर ये एक मीठी जो संतरा है उसकी वैरायटी है पाइन एप्पल। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 32 है उसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों आपका डी, बिल्कुल सही जवाब दिया है सभी ने। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग की विज्ञान को क्या कहते हैं। कि विज्ञान की जिस शाखा में जंतुओं का पालन पोषण, उपयोग और उनकी जो ब्रीडिंग का जो अध्ययन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे एनिमिज्म में। पहला है एनिमिज्म में, वेटरनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री और एक है दोस्तों आपका डेयरी साइंस। तो यहां पर एक विज्ञान की वे शाखा जिसमें जंतुओं का पालन पोषण, उनके स्वास्थ्य, उनकी प्रजनन आदि का जो अध्ययन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, उसे अपन क्या बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो बिल्कुल सही जवाब है। के जाटावत अपने से जुड़ा है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 34 है, निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा दोस्तों जो भी विद्यार्थी जेट की तैयारी कर रहे हैं या आपके संपर्क में जितने भी जेट की तैयारी करने वाले, आईसीआर की तैयारी करने वाले, 12th में केमिस्ट्री यदि आप पढ़ना चाहते हो तो अभी अपनी 12 बजे से सोहेल मंसूरी सर जो है अपने अराइज जो है अराइज के नए स्टाफ है वो अपनी संस्था से जुड़े हैं और उनकी बेहतरीन क्लास आपके सामने 12 बजे से लाइव रहेगी। तो आप सभी जो विद्यार्थी है जो जेट की तैयारी कर रहे हैं, आईसीआर की तैयारी कर रहे हो या आप 12th केमिस्ट्री में सीखना चाहते हो तो सभी विद्यार्थी अपने लाइव सेशन से जुड़िएगा। बहुत गजब की क्लास है। जो भी विद्यार्थी आज अपने लाइव सेशन से पहली बार जुड़े हैं, मेरी अपील है अपने जो अराइज स्टडीज का यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो है आज की क्लास है इसको लाइक कीजिएगा ताकि अपना जो है अपना यूट्यूब चैनल है वो एक प्रभावी ढंग से है ना एक नया रूप ले सके ताकि हम भी थोड़ा सा पूरी ताकत के साथ काम कर सके। तो यहां पर देखो निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर 1 है आपका गाय, कमेंट बॉक्स में डालिए गाय पहला, दूसरा है भैंस, तीसरा है भेड़ और एक है दोस्तों आपका बकरी। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा गाय के दूध में वसा की मात्रा 4.14, भैंस के दूध में 7.4, भेड़ के दूध में 7.9 और बकरी के दूध में वसा की मात्रा 4.25% पाई जाती है। अब इस हिसाब से आप लोगों को यह देखना है सर्वाधिक वसा की मात्रा किस पशु के दूध में पाई जाती है। तो सर्वाधिक जो वसा की जो मात्रा है वो किसके दूध में होगी। यहां पर देखो गाय 4.14, भैंस 7.4, भेड़ आपके 7.9 और बकरी क्या है दोस्तों 4.25। तो सर्वाधिक वसा की जो मात्रा होगी वो होगी आपके भेड़ के दूध में और वो होती है 7.9%। अब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या दिमाग लगाते हैं कि बधावरी भैंस की नस्ल के दूध में वसा की मात्रा 11 से 14 या 13 से 14% होती है, इसलिए वो भेड़ की अपेक्षा भैंस के ऊपर टिक करते हैं, जो कि सरासर क्या है आपका गलत है। बिल्कुल आपने कमले सुनील सभी ने सही जवाब दिया है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर अपन 35 के ऊपर देखते हैं, कार्बोलिक एसिड है और ये देखो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है
कि आपने जो एनिमल के अंदर जो मेडिसिन है, मेडिसिन के बारे में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे फिनोविस क्या है, उसके बाद में एल्कोहल क्या है, ईथर क्या है, निंदानाशक कौन से है जो नींद लाने के लिए काम में ली जाती है, उत्तेजना के लिए कौन सी काम में लेते हैं। तो यहां पर जो कार्बोलिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड मोस्टली किसका कार्य करता है, तो कार्बोलिक एसिड का पहला उत्तेजक के रूप में, जैसे शरीर में उत्तेजना लाने का काम करते हैं, तो उत्तेजना लाने के लिए मोस्टली आपने देखा होगा एल्कोहल है, आपका कॉपर है, ये उत्तेजक का उदाहरण है। कृमिनाशक, कृमिनाशक का मतलब होता है डीवर्मिंग, पेट के कीड़ों को मारने के लिए जो रसायन काम में लेते हैं, दवाई काम में लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, इसका उदाहरण आता है। एक आता है दोस्तों जीवाणुरोधक। जीवाणुरोधक का मतलब है कि ऐसे रसायन, ऐसी मेडिसिन जो जीवाणु की वृद्धि को रोकने का काम करती है। और एक आता है आपका विरेचक। विरेचक का मतलब क्या होता है कि पेट में यदि मल जमा हो गया तो उसको हल्के दस्तावर के रूप में बाहर निकाला जाता है दस्त के लिए, जैसे अरंडी का तेल है आपका, उसके बाद में मैक्स सल्फ है, ये विरेचक के उदाहरण है। तो यहां पर कार्बोलिक एसिड जो है वो कैसा है, वो जीवाणुरोधक है। इसलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 है, इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या होगा, जीवाणुरोधक। तो यहां पर जो आज की क्लास थी, आज की क्लास में एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर अपन लाइव सेशन से जुड़े रहे और आप लोगों ने कंटिन्यू जो है वो अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है अपने जवाब दिए हैं। तो अभी जो आगे का जो सेशन रहेगा, अभी अपनी 12 से 1 बजे के बीच में केमिस्ट्री की क्लास होगी, सोहेल मंसूरी सर, और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में मोहन सर के द्वारा केमिस्ट्री की लाइव क्लास रहेगी। तो जेट, आईसीआर और 12th के जो भी विद्यार्थी है जो अपने लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि आप सभी विद्यार्थी जो है वो आगामी लाइव सेशन से जुड़िए। साथ ही कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आपके हिंदी और जीके की क्लासेज भी कुछ दिनों के बाद में नियमित रूप से संचालित की जाएगी, इसलिए आप अपने लाइव सेशन से लगातार जुड़िएगा। धन्यवाद। जय अराइज, जय राजस्थान।